नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार आए दिन प्रदेश हित में कई बड़े फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में राज्य के नगर निगमों के मेयरों और सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगमों के मेयरों को जेई सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत भी किया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में राज्य के नगर निगमों के मेयरों और सीनियर डिप्टी मेयरों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों की छोटी सरकार के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कड़ी में आज एक और पहल करते हुए नगर निगमों के मेयर को जेई सहित ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए अधिकृत किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर एक बड़े क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर कई प्रकार की अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सत्ता का केंद्रीकरण होता था, जबकि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में शहरों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनके क्रियान्वयन में मेयरों और पार्षदों की बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों को इस बारे में जागरूक करें, ताकि मॉडल टाउन जैसी पुरानी कॉलोनियों में चल रही शॉपिंग मॉल जैसी गतिविधियों को कानूनी रूप में नियमित करवाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की तरफ से नगर निगमों को तीसरी तिमाही का लगभग 600-700 करोड़ रुपए आवंटित किया जाना है। मेयर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का अनुमान तैयार करें और जल्द ही इसे सरकार को भिजवाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में सरकार की ओर से 404 कॉलोनियां नियमित की गयी, जिनमें से 151 कॉलोनियां नगर निगमों के अंतर्गत आती हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगमों का दायरा बढ़ने से कई गांव इसमें शामिल हुए और इन गांवों में लालडोरे के दायरे से बाहर कई कॉलोनियां बन गई हैं, जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है। और इस बार नगर निगमों की ओर से लगभग 4 करोड़ रुपए का संपत्ति कर लगाया है, जिसे लौटाना होगा, क्योंकि कृषि भूमि पर किसी तरह का संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता है। सरकार की ओर से इन कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाएगा, ताकि वहां की संपत्तियों का भी क्रय और विक्रय हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, गृह विभाग के विशेष सचिव महावीर कौशिक, एडीजीपी ममता सिंह के अलावा विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इन सबको देखते हुए HEPB ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न जिलों में 5 मेगा परियोजनाओं के लिए 1041 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। रिपोर्ट देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा एक प्रगतिशील राज्यों के रूप में उभर रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड यानी HEPB ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में औद्योगिक विकास और नवाचार का केंद्र बिंदु बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5 मेगा परियोजनाओं के लिए कुल 1041 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन मेगा परियोजनाओं के दोहरे लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रोजेक्ट्स न केवल राज्यों में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करेंगे, बल्कि 7,100 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजनाएं विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हरियाणा सरकार नक्षत्र बायोफ्यूल्स एथेनॉल उत्पादन के लिए और पेट्रोल में मिश्रण के लिए भारत सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम EBP के तहत 380 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसकी वजह से इंद्री करनाल में स्थापित होने वाली ये परियोजना मुख्य फीड स्टॉक के रूप में टूटे हुए चावल की अनाज से फर्स्ट जनरेशन यानी IG एथेनॉल का उत्पादन करेगी। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार ने छछरौली, यमुनानगर में ऑर्गोफॉर्म एंड फ्यूल्स ने थोक दवा निर्माण के लिए एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट API उत्पादन में 107.21 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी की है। ये परियोजना न केवल खुद को एक आयात प्रतिस्थापन पहल के रूप में स्थापित करती है, बल्कि दवा निर्माताओं को महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति करने का भी वादा करती है, जिसके लिए सरकार कंपनी को 18.16 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। तो वहीं ऑटोमोटिव क्षेत्र में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को IMT रोहतक में 100 एकड़ भूमि में अपनी अनुसंधान और विकास R&D सुविधाओं का विस्तार करने की अनुमति दी गई। हरियाणा सरकार ने इसको विस्तार ऑटोमोटिव अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम माना है, जिससे ऑटोमोटिव उद्योग में हरियाणा की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 34 एजेंडे रखे गए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई, तो वहीं एक क्लिक से बाढ़ प्रभावितों के खाते में मुआवजा की 5,90,99,000 की राशि ट्रांसफर की है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए। आइए देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 34 एजेंडे रखे गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, तो वहीं कई कार्यों को मंजूरी प्रदान की। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल के बैठक में कुल 40 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कई इलाके के रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल प्रयोग की मंजूरी। रेजिडेंशियल क्षेत्र में पॉलिसी बनाकर अप्रूवल के साथ चार्ज किए गए तय। रजिस्ट्री तहसील, उप तहसील के अलावा SDM कार्यालय में भी होगी अब रजिस्ट्री। उप जिला का दर्जा देकर SDM कार्यालय में रजिस्ट्री होगी। हरियाणा में उप मंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17-18 के तहत किया गया गठित। संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों को पंजीकरण करना मुख्य उद्देश्य है। मीडिया कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी। पेंशन योजना में संशोधन के बाद मीडिया कर्मियों को मिलेंगे 15,000 रुपए। हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी की। 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को मंजूरी दी। कंडक्टरों को सिक्कों और चीन जैसी समस्या का नहीं करना होगा सामना। मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी। पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक में 5,90,99,000 रुपए बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजे। अब तक कुल 7,50,99,000 रुपए की राशि जारी की गई। और फसलों का जो सत्यापित जो होगा वो मंडी की फसल के बिकने के बाद उनको बाद में करेंगे। कपास की खेती में भी एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप ये बाद में ध्यान में आया है और इसका भी चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। और 1 अक्टूबर को और हमने इसकी जो क्षतिपूर्ति का पोर्टल, लोगों ने कहा कि इसको दोबारा से खोलिए क्योंकि नुकसान जो पहले भर नहीं सके तो उसको खोल दिया है।
और 30 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस बार गुलाबी सुंडी के क्योंकि कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक टीम बना करके इसके ऊपर शोधन भी किया है। उस शोधन में ध्यान में आया कि जो सुंडी एक बार लगती है वही बाद में अगर सावधानी न बरते किसान तो अगले वर्ष भी वही लगती है, इसलिए उन चीज़ों को पहचान कर ली गई है। हम जैसे ये कटाई हो जाएगी इस बार, तो कटाई के बाद वो जो सारे चीज़ें ध्यान में आई है, खास करके उसका जो अवशेष बचता है कपास का, जिसको बालन जैसे के रूप में बनछटी जिसको कहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर दोबारा से खेत में जाकर के मिट्टी में वो फिर मिलता है। तो ऐसे कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं उन्होंने चीज़ें सुझाई हैं कि ये इस प्रकार की दवाई मिट्टी में डालने से और जो बनछटी है वो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करें, वो कोई अवशेष के रूप में न बच पाए अगले साल की फसल के बोने तक। तो इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसको भी जो है जल्दी से ठीक किया जाएगा। तो इस तैयार है। ये वितरण जो है ये उनके अकाउंट्स में सबके अभी पहुंच जाएगा। ये सब रिलीज हो गया और 5,497 लोगों के अकाउंट में 5,90,99,000 रुपया, 5,497 ये क्लेम्स हैं, उसका रुपया राइट साइड पर, और अभी रुपये आ रहे हैं 5,91,000, 5 करोड़ 5,91,000, यानी वही 5,90,99,000 है, तो 1,000 कम 5,91,00,000। तो ये राशि जो है ये इनको हमने रिलीज कर दी है, उनके अकाउंट में चली गई है। इसमें फसल का नहीं है, जैसे फसल का नहीं है, ये सिर्फ पशुधन का, घर का और वाणिज्यिक प्रॉपर्टी, बर्तनों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि घर, पशुधन, कमर्शियल और घरेलू सामान के कुल 8,456 क्लेम मिले। पहले भी 40 मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपास के सुंडी के प्रकोप के चलते 30 नवंबर तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा। एक जो अभी बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा, मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाजार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है, या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई उसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था। तो आज उस आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है, उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी, और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है डेथ, लेकिन बाकी चीज़ों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था। किसानों ने भी अपनी ज़मीन जो है वो पोर्टल पर डाली है, लेकिन जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती मार्केट में, मंडी में, तब तक उसका वेरिफिकेशन पूरा होता नहीं है। इसलिए बहुत फील्ड का क्षेत्र मामला है बाहर का, वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसके अलावा कुल दावे 8,456 हैं, जिसमें से 8,449 स्थापित हो गए हैं, केवल 7 बचे हैं, किन्हीं कारणों से बचे होंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। तो उसके अंदर लेकिन हमारी सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी ये कम क्यों है, इसका क्या है? बाकी क्लेम एस्टेब्लिश नहीं हुए सर, वेरिफिकेशन। अच्छा, मतलब उन्होंने क्लेम किया है लेकिन वो वेरीफाई नहीं है, ठीक नहीं है। लोग कई बार वैसे भी कर देते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ फील्ड में जाने के बाद पता लगता है कि तो नुकसान नहीं है। बहुत लोगों का एक स्वभाव बन जाता है भी चलो भर दो शायद काम हो जाए। तो लेकिन सत्यापित दावे हैं 5,497, और कुल राशि जो उनको आज दी जा रही है 5,90,99,000, लगभग 6 करोड़। 1 करोड़ को और कुछ राशि जो हम 40 लोगों को 1,60,00,000 ये पहले दे चुके हैं, और 5,91,00,000 ये आज जो है दी जा रही है,
तो ऐसा कुल मिला के ये 7 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ये सब हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नो हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड को 50 लाख और 4 नागरिकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी है नूह में जो झगड़े हुए थे उसके अंदर भी कुछ जान माल का नुकसान हुआ था, जिनकी जान गई ऐसे 6 लोग हैं, 2 होमगार्ड के हैं। उन होमगार्ड को तो उनकी सैलरी के हिसाब से और जो प्रावधान है गवर्नमेंट के पुलिस के उसके हिसाब से उनको पैसा पहुंच गया है। 50 लाख से ऊपर 50 लाख से ऊपर उनको मिला है। हाँ, और जो 4 लोग सिविलियन जिनकी डेथ हुई थी उनको 4-4 लाख रुपया और वो हमारे डिपार्टमेंट जो SKR स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से वो भेज दिया गया है। और जहाँ तक उनके बाकी नुकसान की बात है, उनकी किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान है, किसी की गाड़ी है, वो असेसमेंट हो रही है। एक फैक्ट्री का असेसमेंट होकर के और कल हमारे पास आया था, तो कल ही हमने उनको भेज दिया। 1 करोड़ 35 लाख रुपया कल चला गया और भी हो गई असेसमेंट, और 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे किसी का कम ज़्यादा है, यानी 2000 रुपये से लेकर के और 15-20 लाख तक ये हाईएस्ट था। 1 करोड़ किसी की फैक्ट्री पूरी जल गई, तो उस फैक्ट्री को फिर स्पेशल कमेटी ने जाकर के असेसमेंट किया ताकि उसका काम शुरू हो जाए। बाकी किसी की दुकान है, किसी की रेहड़ी है, किसी का छोटे बड़े नुकसान सब मिला करके हैं, तो 2 दिन में वो भी साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया है। इस संबंध में हरियाणा की 60 वर्ष से अधिक आयु की मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और वो है कि अभी तक तो हम डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ एक फॉर्मल संबंध हमारा एडवर्टाइजमेंट का, पॉलिसी का, वो सब था। एक बहुत बड़ी शिकायत कह लें, समस्या कह लें, सब तरफ से आती थी, वो थी हमारा ये जो डिजिटल मीडिया का विज्ञापन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई एक्रेडिशन, बहुत कोई योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है। जो पहले ऑलरेडी बनी हुई उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा पंजाब या किसी के साथ। आप सुझाव दे दीजिए या किसी और प्रदेश की पॉलिसी बताइए, हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज़ के लिए ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव, जिसको कहना चाहिए, एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम प्रचारित करेंगे, तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे, जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उनको फिर कार्ड भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजे के वितरण के मानदंड 1,20,000 रुपए प्रति घर और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 10,000 रुपए प्रति पक्का मकान एवं 5,000 रुपए प्रति कच्चा मकान दिया जाएगा। अगर अब भी मुआवजे के भुगतान में कटौती से किसी को एतराज है तो वे अपनी शिकायत उसी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जांच सही पाए जाने पर शिकायत का निवारण किया जाएगा। मनोहर सरकार गरीब जरूरतमंदों की सरकार है, क्योंकि हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक के जरिए प्रदेश हित में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिससे हरियाणा की जनता को बेहद लाभ मिलेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजी है 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की राशि भेजी है। पहले भी मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके खातों में भेजे गए। घर, पशुधन, कमर्शियल और घरेलू सामान के लिए कुल क्लेम की संख्या 8,456 रखे गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। एक साथ ही हरियाणा सरकार ने बादली में जल उपचार संयंत्र के विस्तारीकरण का फैसला लिया है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं।
बादली में जल उपचार संयंत्र का विस्तार होगा। इस परियोजना के लिए विस्तारीकरण के लिए सरकार ने यहां पर मंजूरी प्रदान की है। 150 करोड़ की इसमें लागत भी आएगी। मुख्यमंत्री लगातार इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं जिससे नागरिकों को इसमें भला हो सके, नागरिक एक विकास के पथ पर अग्रसर होके। और आपको बता दें कि मनोहर सरकार में गांव-गांव तक विकास की जो कड़ी है वो पहुंचने का यहां पर मनोहर सरकार काम कर रही है। आसपास के 28 गांव भी इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार की ओर से लॉन्च की गई समर्पण पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, समाज में सेवा करना। ढेरों जवाब आए लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुनील कुमार कैथल से। सुनील, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन एक शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर जसविंदर सिंह सैनी, जो कि बराड़ से उप कृषि निदेशक के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। आज का ये कार्यक्रम फसल विशेष प्रबंधन को था, जिसमें सभी ग्राम सचिव और पटवारी सारे डिस्ट्रिक्ट के वो आए थे और एग्रीकल्चर स्टाफ। जो भी आगे पराली लाने की घटनाएं होंगी उसके लिए कैसे हम जागरूकता कर रहे हैं और कैसे उसको मैनेज करना है, उसके बारे में है। उपायुक्त महोदय ने सभी को निर्देश दिए हैं कि हम अम्बाला ज़िले में कम से कम ये केसेस आए। सचिव और पटवारी थे और हमारा एग्रीकल्चर का स्टाफ था। उनको सभी को कि कैसे जागरूक करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट मशीनों द्वारा कैसे मैनेजमेंट करना है और बाद में फ़ाइन कैसे हो रहा है दी जा रही है। 799 मशीनों का कल ही हमने ड्रा कराया है, परसों ड्रा हुआ है और विद इन वीक के किसान अपना खरीद के बिल हमें जमा कराए, सब्सिडी उनके खाते में आ जाए। कारगर ये कारगर है। जो हमारी घटनाएं थी पहले काफ़ी ज़्यादा थी, 700-800 घटनाएं आती थी, अब वो 200-225 पे आ गई हैं और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम रहे। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है। ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।